नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरा विश्व वैश्विक महामारी से तो गुजर ही रहा है। एक तरह से सामान्य मानवीय जीवन अपने सबसे संकटकालीन दौर से गुजरता है, या यूं कहें तो एक तरह से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। ये मानव जनित विश्व युद्ध, ये चीनी कीड़ा, ये वुहानी वायरस एक तरह से पूरे इंसानियत को, या यूं कहें जीवन की गति को रोक दिया है। इसमें मैं अपने हृदय के अंतः मन से धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा अपने उन तमाम योद्धाओं को, उनको नमन करूंगा, वंदन करूंगा, जो अपने जीवन की बाजी लगाकर हम सब के जीवन को बचाने में दिन रात लगे हुए हैं। मैं तमाम कोरोना वॉरियर्स को, तमाम उन योद्धाओं के प्रति अपना शीश नवाता हूं, जो दिन रात एक करके इस वुहानी कीड़े को जड़ से समाप्त करने को लगे हुए हैं। लेकिन तकलीफ और अफसोस तब होता है जब कुछ असंवेदनशील तथाकथित मानवता के ठेकेदार इस मुहिम को और इस संकल्पबद्ध मुहिम के बीच में रोड़ा लगाने पे, रोड़ा अटकाने पे एकदम अड़े हुए हैं, डटे हुए। मैं आग्रह करूंगा अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से, कि अब सही समय है अपने संविधान में संशोधन करने का। कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए, कोई अरेस्ट वारंट नहीं होना चाहिए। सीधे पकड़ के ऐसे असामाजिक तत्वों को चौराहे पे फांसी दे देनी चाहिए, तब जाके दूसरा कोई तथाकथित ठेकेदार ऐसी गलती करने की जरूरत नहीं करेगा। डॉक्टर्स को हम लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, और आज के डेट में ये प्रासंगिक भी है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी तुलना की कि डॉक्टर भगवान के रूप में हमें मिले हुए, जो दिन रात लग के इस महामारी से हमें निजात दिलाने में अपनी जान की बाजी लगाए हुए। इस लड़ाई में कई सारे आदरणीय डॉक्टर गण की मृत्यु भी हो गई है, या यूं कहें वो शहीद हो गए। उनकी शहादत को हम जन्मों जन्मांतर तक नहीं भूल पाए। आज इस महामारी के समय में बहुत सारे दृश्य देखने को मिल रहे हैं। जैसे एक दो दिन पहले मुंबई में ये दृश्य देखने को मिला, कभी सूरत से कुछ क्लिपिंग्स आई थी, और पिछले महीने दिल्ली का दृश्य हम सब ने, यूं कह पूरे विश्व ने देखा। साथियों, मैं बहुत वेदना से ये कहना चाहता हूं कि आखिर ये दृश्य सामने आ क्यों रहा है। कोरोना तो आज आया है हम लोगों के बीच में, लेकिन ये पलायन अपने बिहार से सबसे ज्यादा जो हुआ है, क्यों हुआ है, इस पर हमें चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। जब से देश आजाद हुआ है, बिहार भी 1947 में ही आजाद हुआ, तमिलनाडु और पंजाब भी उसी साथ में आजाद हुआ, पूरा देश इनका एक साथ आजाद हुआ। आज हम पिछड़ेपन के अंतिम पायदान के भी नीचे खड़े हैं, और उसी समय के आजाद राज्य अभी विकासशील, या यूं कहें विकसित राज्यों में गिनती हो रही है। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं इसमें हमें आत्मचेतना करने की जरूरत है। यह हमें इसका इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके उत्तरदायित्व तो सिर्फ हमारे देश के नेता नहीं, कहीं ना कहीं हमें भी अपनी जिम्मेदारी का भान होना चाहिए। हम अपने क्षणिक लाभ के लिए, अपने चंद दिनों के स्वार्थ के लिए जो न्यायोचित कदम उठाना चाहिए वो हम नहीं उठाते। संविधान से मिले हुए अपने मत का
सार्थक प्रयोग ना करके हम उनको गिरवी रख देते हैं, सिर्फ क्षणिक स्वार्थ के लिए, और उसके बाद फिर 5 वर्ष हमारे पास पछताने के अलावे, अफसोस करने के अलावे कुछ नहीं बचता। आज सबसे इन सारे समस्या का मूल जड़ क्या है? अगर हमारे बिहार में औद्योगिकरण हुआ होता, बिहार में हर तरह की व्यवस्था हुई होती, तो वहां के जो कुशल कारीगर हैं, जो और राज्यों में जाके और प्रदेशों में जाके उनके प्रगति के साक्षी बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बिहार के प्रगति में अपना हाथ बटाते। आज मैं बहुत तकलीफ से ये बात कह रहा हूं, कहीं ना कहीं इसमें हमें आत्मसात करने की जरूरत है, हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। ये कोरोना नामी दानव आया है, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी और सारे योद्धा लगे हुए, और हम सब अपने अपने स्तर से जितना भी बन पड़ रहा है इस समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये कुछ ही दिनों में चला जाए। लेकिन उसके बाद क्या वही मजदूर वर्ग जो बिलखता हुआ, तड़पता हुआ भोजन के तलाश में अपना देश, अपनी माटी छोड़कर दूसरे प्रदेश में गया था और वहां से आज बिलखता हुआ खदेरा जा रहा है, वापस आ रहा है, क्या फिर वो वापस वहीं पे जाएगा? नहीं। इसके लिए हमें संकल्पबद्ध होना पड़ेगा, हमें समाज का अगुवा बनना पड़ेगा। इनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा। मैं आग्रह करूंगा अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से, अपने प्रदेश के आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से, मैं विनम्र आग्रह करूंगा अपने संवेदनशील प्रदेश अध्यक्ष जी से और उन तमाम बड़े नेताओं से कि ये राजनीति तो हम लोग करते ही रहेंगे और ये चलता रहेगा, ये संवैधानिक यज्ञ है जिसको हम रोक नहीं सकते, ये निरंतर चलेगा। लेकिन हम सबको मिलकर इस बार एक ऐसा संकल्प लेना होगा कि हमारे राजनीति की एक और एकमात्र बुनियाद हो, एकमात्र संकल्प हो कि बिहार के कुशल कारीगरों का पलायन रोक दें। तभी जाके बिहार के प्रति, बिहारियों के प्रति और अपने लोकतंत्र के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारा सच्चा कर्तव्य निर्वहन कहलाएगा। मैं तमाम जनप्रतिनिधियों का आह्वान करना चाहता हूं इस मौके पर। सभी लोग जब चुनाव आता है तो लच्छेदार भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनका फायदा क्या हुआ? कभी आप अकेले में बैठ के, एकांत बैठ के इस पर चिंतन करिए, मनन करिए। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ उन नेताओं की सोई हुई जागृति को जगाना चाहता हूं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी निहित स्वार्थ में पड़कर, किसी न किसी क्षणिक वोट बैंक या तुष्टीकरण की राजनीति में पड़कर मूल चीजों से भटक जाते हैं और फिर वही 5 साल घिसी पिटी बातें चलती रहती हैं। कोई डीलर राशन नहीं दे रहा, कोई मुखिया ये नहीं कर रहा, कोई सरपंच ये नहीं कर रहा, कोई जनप्रतिनिधि ये नहीं कर रहा, और यही हम लोग लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, कटुता फैलती रहती है। मित्रों, मैं आज आपको एक संकल्प देता हूं और ये संकल्प मैं खुद भी लेता हूं कि अगर हम लोगों को अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बनने का शौक है तो हम संकल्प लें कि अपने क्षेत्र के जितने बेरोजगार युवा हैं, जितने शिक्षित बेरोजगार हैं, जितने अशिक्षित बेरोजगार हैं, उन सब का एक डाटा बनाया जाए, उन सब की एक सूची तैयार की जाए और उनको उन्हीं के गांव में, उन्हीं के ब्लॉक में, उन्हीं के जिले में रोजगार सृजन करके उनकी काबिलियत को अपने ही राज्य में, अपने ही गांव में उपयोग किया जाए। तभी हम लोग एक सच्चे जनसेवक बन सकेंगे। आज मैं अपने बनियापुर क्षेत्र के तमाम युवाओं को यह आह्वान करता हूं और उनसे आग्रह और अपील करता हूं कि अगर आप लोग बनियापुर विधानसभा के कोई भी युवा इस महामारी के दौर में बाहर से लौट के आए हैं तो आप संकल्प लें, शपथ लें कि आप लौट के नहीं जाएंगे। रही बात आपके रोजी रोटी की, आपके दाना पानी की, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं
कि सरकार की जितनी नीतियां हैं उन नीतियों का मैं आपके साथ लग के आपके हिसाब से, आपके गुणवत्ता के हिसाब से, आपके कार्य के हिसाब से आपको वहीं पे रोजगार दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। और मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि अगर उनके पास ये बात जाए कि नहीं वाकई में फलाने जगह पे ये आवश्यकता है, तो वो इसको संज्ञान में लेते हैं और लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है अपने प्रादेशिक नेतृत्व पर कि वो मेरी बात को जरूर संज्ञान में लेंगे और जितना बन पड़ेगा अपने अपने हिसाब से मदद करके उन युवाओं को अपने ही गांव में, अपने ही पंचायत में, अपने ही ब्लॉक में, अपने ही विधानसभा में स्थापित करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इन सब काम में मैं आप लोगों का अगुवा बनने को तैयार हूं, मैं आप लोगों का सेवक बनने को तैयार हूं। हम सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधि के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा के अपने आप को नहीं बचा सकते। हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। हम एक सजग नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन हमें भी करना चाहिए। हमारा क्या दायित्व है, हमारा क्या अधिकार है, इसका भी भान होना चाहिए। तो मित्रों, बड़ी वेदना के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये दृश्य देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में अगर कोई और मानव जनित महामारी आए और फिर ये दृश्य देखना पड़े तो डूब मरने वाली बात होगी, लानत होगी हम लोगों के ऊपर। इसलिए आइए संकल्पबद्ध होकर अपने अपने गांव में रोजगार सृजन करें, रोजगार स्थापित करें और अपने परिवार की देखभाल करें। मैं इस महामारी में लगे तमाम योद्धाओं का नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए आप सब लोगों के सुखद एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ईश्वर आप लोगों का सदैव कल्याण करे, यही मेरी प्रार्थना है। जय हिंद, जय मां भारती।